अगले 30 सालों में बांग्लादेश में कोई हिंदू नहीं होंगे। स्टेटमेंट काफी बोल्ड, लेकिन ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कहते हैं कि पिछले 50 सालों का ट्रेंड देखा जाए तो इशारा इसी डायरेक्शन में होता है। अगर आपने आपके ओपिनियंस ऑलरेडी बना दिए हैं, या फिर आप सेंसिटिव इश्यूज को देखकर बहुत इजीली ऑफेंड हो जाते हैं, या फिर आप व्हाटअबाउटिज्म के फैन हैं, तो प्लीज इस वीडियो को स्किप कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए नहीं। लेकिन अगर आप एक ओपन माइंड रखकर डेटा को स्टडी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। आज बातें इमोशंस के साथ नहीं, फैक्ट्स के साथ करेंगे। पिछले हफ्ते बांग्लादेश में जो हुआ उसे हमें काफी गौर से देखने की जरूरत है। एग्जैक्टली एक हफ्ते पहले दुर्गा पूजा के समय सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो गया, जहां कुरान को हनुमान जी के पैर में दिखाया गया था। इस फोटो से ऑफेंड होकर 200 से ज्यादा लोगों ने दूसरे लोगों पर अटैक करना शुरू किया। लोगों के घर जले, पंडल तोड़े गए, यहाँ तक कि इस्कॉन के टेंपल में भी वायलेंस हुआ। सबसे ट्रैजिक बात यह है कि बाद में सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि जिसने कुरान को डिसरिस्पेक्ट किया था उसका नाम इकबाल हुसैन है। बांग्लादेश के होम मिनिस्टर ने भी कहा है कि ये अटैक्स प्री प्लान्ड थे, जानबूझकर एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स भड़काने के लिए किए गए थे। आई विश मुझे ये वीडियो बनाने की जरूरत ना पड़ती, लेकिन इसके बारे में पढ़ते पढ़ते ये रिसर्च पेपर मेरे हाथ लगा। एंड आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस, जहां सिर्फ हिंदुओं पर नहीं, बांग्लादेश के ट्राइबल कम्युनिटीज पर कैसे अटैक्स हो रहे हैं, इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, जो खुद बांग्लादेश के रेप्यूटेड प्रोफेसर्स ने लिखा है। टॉपिक थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए। और मेरे सिर्फ 3 सवाल है, बांग्लादेश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। अगर आपको ये सवाल वैलिड लगता है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए। बात एक या दो आइसोलेटेड इंसिडेंसेस की नहीं है, डेटा और एविडेंस की बात करते हैं। जनवरी 2013 से लेकर अब तक इन टोटल 3679 अटैक्स बांग्लादेश की हिंदू कम्युनिटी पर हुए। इनमें 559 घर जले और 442 दुकान तोड़े गए। 1964 से लेकर 2013 तक का डेटा देखा जाए तो 11.3 मिलियन हिंदू बांग्लादेश छोड़कर दूसरे देश चले गए। रीजन? रिलीजियस परसिक्यूशन और डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब यह है कि हर दिन 632 लोग देश छोड़कर जा रहे थे। इसका इंपैक्ट आप बांग्लादेश के चेंजिंग डेमोग्राफिक्स पर देख सकते हैं। 1901 में जहां इस एरिया का पॉपुलेशन 33% हिंदू था, वो बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस के टाइम पर 13.5 हो गया और धीरे धीरे घटकर 2011 में 8.6 हो गया। ये डाउनवर्ड ट्रेंड कोई कोइंसिडेंस नहीं है। क्या वजह हो सकती है? इस पेपर में कुछ जवाब। बांग्लादेश का पॉपुलेशन सिर्फ हिंदू या मुस्लिम नहीं, बल्कि एज मेनी एज 49 इंडिजिनस ट्राइब्स आर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ बांग्लादेश। चिटागोंग के हिल्स में जहां ये ट्राइब्स एक जमाने में मेजॉरिटी हुआ करती थी, वो पिछले 30 सालों में एक माइनॉरिटी बन गई। लेकिन क्यों? ऐसा क्यों हुआ? जब बांग्लादेश अपने फ्रीडम के लिए लड़ रहा था, तब अराउंड 10 मिलियन लोग ईस्ट पाकिस्तान से भारत आए। बांग्लादेश को फ्रीडम मिलने के बाद इनमें से कई सारे लोग वापस बांग्लादेश चले गए। लेकिन 1965 में यहाँ पर एक लॉ पास हुआ जिसका नाम है एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट। इस एक्ट में एनिमी कौन है ये डिफाइन किया गया। बेसिकली अगर आपका कोई भी भारत के साथ कनेक्शन है तो फिर आप एक एनिमी हैं। तो अथॉरिटीज इन सारे माइनॉरिटीज के लैंड कॉन्फिस्केट कर सकती थी, और उन्होंने वही किया। हिंदुओं के साथ साथ 49 अलग अलग ट्राइब्स के लैंड्स भी छीने गए। बांग्लादेश की आजादी के बाद इस एक्ट का नाम बदलकर वेस्टेड प्रॉपर्टीज एक्ट कर दिया गया। नाम बदला लेकिन मेंटालिटी नहीं बदली। पॉलिटिक्स में जिनके पास पावर थी उन्होंने ये लैंड जबरदस्ती छीने। इस एक्ट में हाल ही में कुछ अमेंडमेंट्स भी लाए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स भी कहते हैं कि ये अमेंडमेंट्स काफी नहीं है। 2001 से 2 लाख केसेस चल रहे हैं। हिंदू कम्युनिटी ने इन टोटल 265 मिलियन $US ब्राइब के रूप में दिए। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट मानता है कि 2.5 मिलियन एकड़ लैंड लोकल हिंदू से छीना गया। डॉक्टर अबुल बरकत कहते हैं कि 1.2 मिलियन हिंदू परिवार इस एक्ट की वजह से अफेक्ट हुए, सफर कर रहे हैं। ये सब जानते हुए भी बांग्लादेश में माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री नहीं। ये डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग का एक क्लासिक एग्जांपल, जहां एक एरिया का एथनिक बैलेंस शिफ्ट करने की डेलिब्रेट कोशिश होती है, और मोर इम्पोर्टेंटली सिस्टम ऑप्रेस करने वाली मेजॉरिटी को सपोर्ट करती रहती है, भले वो कितनी ही गलत क्यों ना। सो वेयर डू वी स्टैंड? व्हाट हैव वी लर्नड? व्हाट आर द क्वेश्चंस वी शुड आस्क? पहला सवाल, लकीली ये लड़का सीसीटीवी कैमरा में पकड़ा गया, लेकिन सोचिए अगर ये पकड़ा ना जाता तो? वायलेंस अभी भी हो रहा है, लेकिन शायद ये और भी ज्यादा डरावना हो सकता था। तो क्या रिलीजियस सेंटिमेंट्स लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर होने चाहिए? सिर्फ बांग्लादेश में नहीं, पूरी दुनिया में इस मॉब वायलेंस के अगेंस्ट कुछ लॉज होने चाहिए, मोर इम्पोर्टेंटली जो फॉलो होने चाहिए। प्लस ऐसे राइट्स में जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? इस पर डिस्कशन होना ही चाहिए। दूसरा सवाल, जो लोग क्राइम करते हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, उनकी बात छोड़िए, लेकिन जो उन्हें सपोर्ट करते हैं और उन्होंने जो किया उसे जस्टिफाई करते हैं, उनका क्या? ऐसे लोग इनडायरेक्टली दुनिया के अलग अलग कोनों में होने वाले ऐसे ही क्राइम्स को और बढ़ावा दे रहे हैं। क्या उन्हें रोकने की, उनके अगेंस्ट एक्शन लेने की जरूरत नहीं? तीसरा सवाल, और ये सवाल हम सब के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या हम सच में जिन लोगों की जान गई उनकी परवाह करते हैं, या फिर हमारा आउटरीच, हमारी सिंपैथी सिर्फ इस वजह से है क्योंकि इस इंसिडेंट्स की वजह से एक नैरेटिव आगे बढ़ता है? जब तक ये सवाल हम खुद को नहीं पूछेंगे, तब तक इतना सारा रिसर्च, इतना सारा डेटा और इतने सारे फैक्ट्स हम ढूंढ ही नहीं पाएंगे।
फिर हम हमारे आर्ग्यूमेंट सिर्फ और सिर्फ इमोशन के बेसिस पर करेंगे और कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे, सिर्फ नैरेटिव का ढोल बजाते रहेंगे और जो मदद के लिए चीख रहे हैं उन्हें अनसुना करते रहेंगे। क्योंकि कुछ लोगों के लिए ढोल की आवाज लोगों के प्रॉब्लम से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है और ये बदलने की जरूरत है। नहीं तो एक वायलेंट इंसिडेंट का रिस्पॉन्स दूसरे वायलेंट इंसिडेंट से ही होगा और फिर पॉइंट गलती पहले किसने की यहां आकर रुक जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? रिलीजन के बेसिस पर होने वाले अटैक्स बांग्लादेश में कोई नई बात नहीं। एटलीस्ट इस बार लोगों का अटेंशन इस पॉइंट पर आया है। अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सही इंफॉर्मेशन हमारी तरफ से हम लोगों तक पहुंचाए। एजेंडा और नैरेटिव के बेसिस पर नहीं, अपना ओपिनियन फैक्ट और डेटा के बेसिस पर बनाए, क्योंकि नंबर्स झूठ नहीं बोलते। YouTube पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने किए हुए सारे रिसर्च के लिंक्स है, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है जो आप पढ़ सकते हैं। 1984 एक डिस्टोपियन नॉवेल है जिसमें एक इंटरेस्टिंग टर्म को एक्सप्लेन किया, अनपीपलिंग। इसका मतलब यह है कि कभी कभी लोगों को एक जगह से बाय फोर्स निकाल देना सफिशिएंट नहीं होता। टू मेक श्योर कि वो कभी वापस ना आए, ये भी जरूरी है कि उनका उस जगह पर कोई हक था, इस फैक्ट को भी डिस्ट्रॉय किया जाए। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मिटा दे, कल्चर को डिस्ट्रॉय कर दे और उसी जगह कुछ नया बना दे। एंड जस्ट लाइक दैट they are erased from existence, vaporized, gone forever। और यही पैटर्न हमें बार बार देखने मिलता है। The world is divided into people like us and unpeople, the people who don't matter। जब कॉलोनाइजर्स अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में पहुंचे तब उन्होंने इंडिजिनस ट्राइब्स के साथ यही तो किया। उनके कल्चर को डिस्ट्रॉय करके अपना खुद का कल्चर बना दिया, ताकि कल उठकर कोई ये ना पूछे कि अरे यहाँ के ओरिजिनल लोगों को क्या हुआ, क्योंकि उनके पहले कोई ओरिजिनल वहां पर लोग थे, कोई इंडिजिनस लोग थे। इसी फैक्ट को उन्होंने मिटा दिया। अगर हिंदू कम्युनिटी के साथ साथ बांग्लादेशी 49 ट्राइबल कम्युनिटीज को भी इस वीडियो से आवाज मिलती है, जिनका पॉपुलेशन 1% से भी कम है, कभी कभी जिन्हें गिना भी नहीं जाता, अगर उनका कल्चर प्रिजर्व होता है, अगर उन्हें आइडेंटिटी मिलती है, अगर उनके प्रॉब्लम्स लोगों के सामने आते हैं, तो आई थिंक ये वीडियो सक्सेसफुल। बहुत मेहनत की है, कंफर्ट जोन के बाहर जाकर रिसर्च किया है, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि एक के करने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक एक के करने से बहुत फर्क पड़ता है। और इन दोनों लाइंस में सिर्फ एक का फर्क, एंड दैट्स द रीजन व्हाई फर्क पड़ता है।